नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है मिठाई, लड़ाई, चढ़ाई या चतुराई। तो सभी लोगों ने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मिठाई शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है। तो मिठाई शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाकी ये तीनों शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आपके पास ऑप्शन है आ, ई या अ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि जब हम स्वरों का उच्चारण जीभ के भाग के प्रयोग के आधार पर करते हैं तो स्वरों के 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं 3 भेद? पश्च स्वर, अग्र स्वर और मध्य स्वर। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से पश्च स्वर कौन सा है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। आ पश्च स्वर है, ई अग्र स्वर है, ठीक है, और अ मध्य स्वर है। हमारा अगला प्रश्न है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो बताइए, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो कौन सा समास होता है वो? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। द्वंद्व समास के दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे माता पिता, ठीक है, दिन रात। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन है। आपके पास ऑप्शन है सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषतव नहीं होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। बताइए, सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा व्यंजन जो है वो सघोष का है। तो हम जानते हैं, हमने ये तो जान लिया कि सभी स्वर सघोष होते हैं। अब हम व्यंजन के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से व्यंजन जो है वो सघोष होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का वर्ग कौन सा होता है? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं। तो इन पांचों वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और साथ में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये सभी सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आपके पास ऑप्शन है मोटा, आप, काशी या यमुना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके बाद ही आप लोगों ने अपना उत्तर देना है। चलिए बताइए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आप शब्द सर्वनाम है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन कुल्हाड़ी से काटता है। मोहन कुल्हाड़ी से काटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके पास ऑप्शन है कर्ता, करण, आपादान या संप्रदान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, आप जानते हैं कि करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं। कौन कौन से? एक है हमारा से और दूसरा विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो के द्वारा। ठीक है, ये दोनों विभक्ति चिन्ह किसके हैं? तो करण कारक के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपके पास ऑप्शन है ऊंचा, नीचा, पहाड़ या गहरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पहाड़ शब्द जो है वो संज्ञा का उदाहरण है। अब आप मुझे ये बताइए कि पहाड़ शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? बिल्कुल सही, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बाकी ऊंचा, नीचा और गहरा ये सभी विशेषण है, विशेषण के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? आपके पास ऑप्शन है रोला, सोरठा, चौपाई या बरवे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सोरठा दोहा छंद का विपरीत छंद है। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा वाक्य में प्रयुक्त कारक है। आपके पास ऑप्शन है करण कारक, आपादान कारक, संप्रदान या अधिकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है? नहीं, बहुत सारे साथियों ने इसका उत्तर गलत दे दिया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया उनका उत्तर सही है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। अब बहुत सारे साथियों ने इसका उत्तर इसीलिए गलत दिया क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, एक होता है आपका से और दूसरा होता है के द्वारा। लेकिन आपने ये बात भी ध्यान रखनी है कि अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी कौन सा होता है? से होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें अंतर जानना है कि कहाँ पे अपादान कारक आएगा और कहाँ पे करण कारक आएगा। ठीक है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तो वहां पे अपादान कारक होता है। देखो यहाँ पे जो से शब्द है इससे क्या हो रहा है? इन दोनों वस्तुओं के अलग होने का बोध हो रहा है ना। पेड़ से फल गिरा, जब फल गिर जाएगा तो वो पेड़ से अलग हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या था वो? मोहन कुल्हाड़ी से काटता है वह साधन जिससे क्रिया होती है, अर्थात जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, वहां पे करण कारक होता है। आया समझ में? जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, कुल्हाड़ी की सहायता से वह काट रहा है ना, तो यहाँ पे करण कारक होगा। और जहाँ पे किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है वहां पे अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है। ठीक है, और करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है। आई होप आप लोगों को इसमें अंतर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आंसू का बहुवचन है। आपके पास ऑप्शन है आंसू, आंसुओं, आंसुए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसू का बहुवचन बताना है आपको। ये भी बहुत सारे साथियों का उत्तर गलत हो गया है। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। आंसू का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो आंसू ही होगा। क्यों? क्योंकि आंसू एक खुद ही बहुवचन है। हमारा अगला प्रश्न है, नायक का संधि विच्छेद कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है न धन अक, नय धन अक या ने धन अक या ने धन अक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, ने धन अक। ठीक है, और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नायक किस संधि का उदाहरण है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बताइए। बिल्कुल सही, नायक जो है वो अयादी संधि का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ। ये देखिए आपका प्रश्न है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? ऑप्शन में है आपके पास प्रत्यय, समास, लिंग या उपसर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। ठीक है। जैसे जय हम पराजय बना देंगे तो इसका अर्थ ही बदल गया ना, हार, प्रहार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रेलगाड़ी शब्द है, आपके पास ऑप्शन है देशज, विदेशी, तत्सम या संकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रेलगाड़ी शब्द कैसा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रेल धनगाड़ी, यह संकर शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपके पास ऑप्शन है शार्दुल, केशी, उरग या मृगराज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। उरग जो है वो सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी ये तीनों शब्द सिंह के हैं। ठीक है, सिंह के पर्यायवाची शब्द है। उरग किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो सांप का। हमारा अगला प्रश्न है, जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है दुष्ट, पापी, दुर्जन या दुरात्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा, विपरीत। चलिए बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? दुरात्मा। हमारा अगला प्रश्न है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। ये आपके पास मुहावरा दिया गया है, मुट्ठी गर्म करना। इसका सही अर्थ क्या होगा? आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना या बहुत सस्ता होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शाबाश। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ होगा घूस देना। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 8 या 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, और अगर हो सके तो उनके नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? मैं बता देती हूँ। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्यों? क्योंकि मैंने ये इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सभी लोगों ने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है। आपके पास ऑप्शन है दाती, दात्री, दातरी या दात्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। ये आपके पास वाक्य दिया गया है, सही वाक्य का चयन करना है आपको। इनमें से आपके पास ऑप्शन है राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया। चोर को दंड दिया राजा ने। राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही वाक्य का चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, यह सही वाक्य है, इसीलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है। आपके पास ऑप्शन है वह इधर उधर घूमती या रहती है। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। इधर उधर जो है वो अव्यय पद है। आप जानते हैं कि जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई मतलब विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तो ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसे लगी और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।